गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डिपार्टमेंट्स में अकाउंटिंग प्रोसीजर के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए और मॉनिटरिंग के लिए अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड डेजिग्नेट किया जाता है, उसे कहते हैं CCA, दैट इज़ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। तो आज का चैप्टर बेस्ड है इसी बात पे कि डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग यूनिट के बीच में जो करेस्पॉन्डेंस होता है टू मेंटेन द प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरह से बजट एलोकेट होता है, किस तरह से एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग होती है, अकाउंट्स कैसे रेंडर किए जाते हैं, इस पूरे मैटर पे आज का चैप्टर बेस्ड है। चैप्टर का टाइटल है रिलेशन विद अकाउंट्स ऑफिसर, दैट इज चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज का चैप्टर है रिलेशन विद अकाउंट्स ऑफिसर, दैट इज चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स ऑफिसर का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, ये लिखा हुआ है द हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस इज अकाउंट ऑफिसर। वैसे पूरे डिपार्टमेंट के लिए देखें तो ये होता है चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, लेकिन एक डिवीज़न की बात करें तो वहाँ लोकली डेजिग्नेट होता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसे कहते हैं PAO। तो इनके पास प्रॉपरली जितने भी अकाउंट्स रेंडर किए जाने हैं CCA को, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स को, वो PAO को रेंडर किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो डेलीगेट किए गए पावर CCA के जितने भी वर्क हैं उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक जनरल से कुछ चीज़ें हैं। सेकेंड पार्ट इज़ डिविजनल अकाउंटेंट। दरअसल वो अकाउंट ऑफिस में वर्क करता है, अकाउंट ऑफिसर के लिए ही बहुत सारे काम वहाँ परफॉर्म करता है, लेकिन वो एक चैन की तरह भी काम करता है बिटवीन डिविजनल ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, दैट इज़ पे एंड अकाउंट ऑफिसर। तो ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इंस्पेक्शन बाय ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर। कौन कौन से इंस्पेक्शन वहाँ के डॉक्यूमेंट्स के, वहाँ के रिकॉर्ड्स के, वहाँ के अकाउंट्स के परफॉर्म की जाते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन। तो जब भी बजट सैंक्शन होता है और जब उसको एलोकेट किया जाता है तो क्या इसके बारे में PAO को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है इस सैंक्शन के बारे में, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको लेके कम्युनिकेट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, ये सब इस पोर्शन में आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिजल्ट ऑफ ऑडिट। रिजल्ट ऑफ ऑडिट, क्या हम इसको कम्युनिकेट करेंगे या किस तरह से इन दोनों के बीच में करेस्पॉन्डेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और अकाउंटिंग यूनिट, इसके बारे में है पूरा चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जैसा हम सब जानते हैं डिविजनल ऑफिसर DO इज़ चीफ डिसबर्सिंग ऑफिसर फॉर द डिवीज़न। तो लगभग सारे डिसबर्समेंट वही करता है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म पेमेंट्स और ग्रुप D के अलावा बाकी लोगों के जो GPF के पेमेंट है वो सब नहीं कर पाता, अदरवाइज बाकी सारे पेमेंट्स वो खुद करता है। तो DO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसबर्समेंट, पहली बात। अब जो डिसबर्समेंट करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अकाउंट के मेंटेनेंस के लिए। आपने अगर डिसबर्समेंट किया, अगर आपने किसी को पैसे दिए तो उसका अकाउंट मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस अकाउंट को लेके सबमिट करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑब्वियसली DO ने किया डिसबर्समेंट तो उसके अकाउंट को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी DO की है। अब DO उस अकाउंट को मेंटेन करता है, इसके बाद रेंडर रिकॉर्ड्स टू PAO। अब ये उसकी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अकाउंट्स उसने मेंटेन किया अपने जितने डिसबर्समेंट का, उस अकाउंट को उसको मंथली सबमिट करना है लेके PAO को, ठीक है। पे एंड अकाउंट ऑफिसर को अपना मंथली अकाउंट्स लेके रेंडर करेगा। इसमें एक और चीज़ है कि PAO में कॉल एडिशनल रिकॉर्ड्स जितने उसको इन जनरल लेके सबमिट करता है उतना तो करता ही है डिविजनल ऑफिसर। इसके अलावा यदि अकाउंट ऑफिसर को PAO को अगर लगता है कि उसको और कोई एडिशनल रिकॉर्ड चाहिए तो वो DO से वो एडिशनल रिकॉर्ड भी मांग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिविजनल ऑफिसर फर्दर क्या करता है, सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स नॉट फॉलिंग एरियर। उसको ये भी देखना होता है कि जो भी रिकॉर्ड सबमिशन हो रहे हैं उसमें कहीं एरियर नहीं आना चाहिए, मतलब जो है प्रॉपर चलते रहने चाहिए, कुछ बाकी नहीं रह जाना चाहिए जो सबमिशन होना है। इसमें है कि फर्दर उसको लगता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो एरियर रह जा रहा है, मतलब नहीं सबमिट हो पा रहा है और उसमें उसको PAO की एडवाइस की आवश्यकता है, तो PAO की एडवाइस भी वो ले सकता है। तो इतना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। हम फिर से देख लें कि DO इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट, सारे डिसबर्समेंट DO करता है और डिसबर्समेंट करेगा तो उसका अकाउंट भी मेंटेन करेगा, अकाउंट मेंटेन करेगा तो उसको रेंडर करेगा मंथली PAO को, और PAO अगर चाहेगा तो एडिशनल रिकॉर्ड मांग सकता है DO से, और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड्स सबमिट करने हैं उसमें एरियर नहीं आना चाहिए, ये इंश्योर करना डिविजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, उसको अगर कभी ये लगे कि इस अकाउंट या रिकॉर्ड्स रेंडर करने में अगर कहीं एरियर आ जा रहा है और उसको पूरा करने के लिए उसको PAO की पे एंड अकाउंट ऑफिसर के एडवाइस की आवश्यकता है, तो पे एंड अकाउंट ऑफिसर से वो एडवाइस मांग सकता है।
इसके बाद है डिविजनल अकाउंटेंट। एक्चुअली होता क्या है कि डिवीज़न में जो अकाउंट से रिलेटेड वर्क हो रहे हैं उन सब में डीओ के हेल्प करने के लिए, डीओ को असिस्ट करने के लिए रिक्रूट किया जाता है डिविजनल अकाउंटेंट, और ये रिक्रूटमेंट करता है सीसीए, दैट इज़ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। तो जो दो चीज़ें तो यही तुरंत हमको याद रखनी है, पहला कि इसको रिक्रूट किया जाता है टू असिस्ट डीओ, और दूसरा चीज़ ये कि ही इज़ रिक्रूटेड बाय सीसीए, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट की जो बेसिक ड्यूटी है वो 3-fold ड्यूटी है, 3 बेसिक उसकी ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहला है कंपाइलर ऑफ अकाउंट। डिवीज़न में जितने भी अकाउंट्स बन रहे हैं उनका कंपाइल करने का काम डिविजनल अकाउंटेंट का है, सो दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड टू बी सबमिटेड टू पे एंड अकाउंट ऑफिसर। तो उसने सबसे पहले कंपाइल किया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी इंटरनल चेकिंग करने की। सो इंटरनल चेकर, इट इज़ हिज सेकेंड ड्यूटी। तो दूसरी ड्यूटी के अंदर क्या करता है, वो जितने भी वाउचर्स हैं, जितने भी बिल हैं, उनकी वो प्राइमरली एक बार उसको चेक कर लेता है, तो ये उसकी सेकेंड ड्यूटी हो गई। और थर्ड होता है कि डिविजनल ऑफिसर को जहाँ भी कोई एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो ये प्रोवाइड करना भी डिविजनल अकाउंटेंट की ड्यूटी है। तो 3-fold ड्यूटी है। सबसे पहला वो है वहाँ का कंपाइलर है, जितने अकाउंट हैं उनको कंपाइल करता है और तैयार करता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट करने के लिए। दूसरा वो उस डिवीज़न का इंटरनल चेकर है, जितने वाउचर्स हैं, बिल हैं, उनको इंटरनली वो चेक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डिविजनल ऑफिसर को, उसका जनरल एडवाइज़र होता है। तो ये 3-fold ड्यूटीज़ हो गई डिविजनल अकाउंटेंट की। इसके बाद उसकी फर्दर कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनमें से सबसे पहला है ही शुड सी द रूल्स एंड ऑर्डर्स। जो भी वर्क हो रहा है वहाँ पे डिवीज़न में, वो रूल्स और ऑर्डर्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं, ये चेक करना डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जो भी ट्रांजेक्शन्स जिस तरह से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ये चेक करना डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको कहीं पे लगा कि कोई भी चीज़ है जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत उसको डीओ के नोटिस में लाएगा, डिविजनल ऑफिसर के नोटिस में लाएगा। और अगर डिविजनल ऑफिसर या तो उस पर कोई एक्शन लेगा, उसको सही करेगा जो उसने पॉइंट आउट किया है, और अगर वो उसको सही नहीं करता है तो फर्दर डिविजनल अकाउंटेंट नोट्स इट इन फॉर्म 60। डिविजनल अकाउंटेंट उस ऑब्जेक्शन को फॉर्म 60 में नोट करता है, और फॉर्म 60 का नाम होता है रजिस्टर ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्शंस। अब ये जो रजिस्टर में उसने नोट किया, इसको ये नोट करने के बाद फिर से पुटअप कर देता है लेके डिविजनल ऑफिसर को। इसके बाद डिविजनल ऑफिसर 2 काम कर सकता है। सबसे पहले या तो वो ये कर सकता है कि डिविजनल अकाउंटेंट ने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो सही है, इसका मतलब गलती हुई है, और उस गलती को सुधारने के लिए वो फर्दर कोई ऑर्डर इशू कर सकता है। दूसरा काम वो ये कर सकता है कि डिविजनल अकाउंटेंट ने जो ऑब्जेक्शन दिया है उस पर वो अपना रीज़न दे सकता है कि क्यों वो इस ऑब्जेक्शन को नहीं मानता। अब ये रजिस्टर चुपचाप रख दिया गया, लेकिन अभी भी ये मामला सेटल नहीं होता है। ये रजिस्टर हमेशा ओपन होता है पे एंड अकाउंट ऑफिसर के इंस्पेक्शन के लिए। पे एंड अकाउंट ऑफिसर जब भी चाहे इस रजिस्टर को देख सकता है। अगर 1 साल तक इस रजिस्टर का कोई भी रिव्यू नहीं हुआ, अगर पे एंड अकाउंट ऑफिसर ने इसका रिव्यू नहीं किया, तो डिविजनल अकाउंटेंट क्या करता है, वो उस रजिस्टर को, और अगर ज़्यादा एंट्रीज़ हैं तो एक एक्सट्रैक्ट बना के उसको साल में एक बार अप्रैल में ले जाके पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट कर देता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिविजनल अकाउंटेंट देखेगा कि सब कुछ रूल्स और ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ सही हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो जो भी उसको गलती दिखेगी वो डीओ के नोटिस में लाएगा, डिविजनल ऑफिसर के नोटिस में। और अगर डिविजनल ऑफिसर मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो इसको वो नोट करेगा फॉर्म 60 में। फॉर्म 60 होता है रजिस्टर ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्शंस, और इसको नोट करने के बाद सबमिट कर देगा वो डिविजनल ऑफिसर को ही। अब डिविजनल ऑफिसर या तो उसमें एक्शन लेगा या फिर वो उसमें अपना रीज़न नोट करेगा कि क्यों इस पर वो एक्शन नहीं लेना चाहता, या क्यों उसको ये लगता है कि जो गलती डिविजनल अकाउंटेंट के हिसाब से हुई है वो एक्चुअली वैसी कोई गलती नहीं हुई है। तो उसमें अपना रीज़न लिख के वो रख देता है। अभी भी मामला सेटल नहीं हुआ। मामला सेटल होगा कब, जब उसको पे एंड अकाउंट ऑफिसर रिव्यू करेगा। पे एंड अकाउंट ऑफिसर अगर साल भर में एक बार भी रिव्यू नहीं करता तो अप्रैल में उसका पूरा एक्सट्रैक्ट बना के डिविजनल अकाउंटेंट अपने पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट कर देता है। डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इसके आगे क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि सेफ कस्टडी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी अकाउंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेफ कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात है कि अरेंजमेंट फॉर चेकिंग ऑफ कंप्यूटेड टेंडर्स। तो जितने कंप्यूटेड टेंडर्स हैं उनको जब चेक किया जाना है ऑडिट या अकाउंट स्ट्रीम के द्वारा,
तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये देखना भी डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट है कंडक्ट पर्सनल टेस्ट चेक। जैसा कि उसके ड्यूटी में ही सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 3-fold ड्यूटी है और वो इंटरनल टेस्ट चेकर है, तो वो पर्सनली भी टेस्ट चेक करके देख सकता है। और चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स करेक्टली इनकॉर्पोरेटेड। तो जब भी एक से ज़्यादा वर्क्स हैं और उनका कंपैरेटिव कहीं पे एंट्री की जानी है, तो वो ये भी देखेगा कि इंडिविजुअली वर्क पे जो उनकी एंट्रीज़ हैं वही सेम एंट्रीज जब कंपैरेटिव शीट बनी है वहाँ भी वही सेम एंट्री की गई है या नहीं की गई है, ये चेक करना भी डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 4 चीज़ें देखी हमने। सबसे पहला कि जितने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर सेफ गार्डिंग, ये डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जितने भी कंप्यूटेड टेंडर्स होंगे उनके चेकिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये देखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा है कि वो पर्सनल टेस्ट चेक भी करेगा। और चौथा कि इंडिविजुअल वर्क के एक्सपेंडिचर में जो एंट्रीज की गई हैं वही सेम एंट्रीज कंपैरेटिव शीट में भी की गई हैं या नहीं, ये देखना भी डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे इसकी कुछ और ड्यूटीज़ हैं और उसके लिए इस डायग्राम को समझते हैं कि डीए एक्चुअली वर्क करता है डिविजनल ऑफिसर और एसडीओज़ के बीच में। सब डिविजनल ऑफिसर्स और डिविजनल ऑफिसर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि डिविजनल ऑफिसर के अंडर में जितने भी ऑफिसर हैं उनको डिविजनल ऑफिसर ने अगर कोई भी सैंक्शन दिया हुआ है अलग अलग अमाउंट का, और उस अमाउंट से जैसे ही उनका एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है, उससे ज़्यादा होता है, तो डिविजनल अकाउंटेंट तुरंत डिविजनल ऑफिसर को बता देता है कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर को हमने जितना सैंक्शन दिया था उससे ये एक्सीड कर चुका है। ये पहली बात हो गई। दूसरा है क्या कि इनके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, जितने अकाउंट्स वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीए की है। और जो भी उसको गलती मिलेगी वो तुरंत बता देगा डिविजनल ऑफिसर को। अब उसने गलती इसको बता दी, ये इसकी ड्यूटी हो गई। लेकिन एक और होता है जो ये लोग मेंटेन करते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ जब ये लोग मेंटेन करते हैं एसडीओज, तो उसको भी चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? डिविजनल अकाउंटेंट की। अब इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ ये चेक करता है, तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट हैं। एक होता है फॉर्म 84 विच इज़ रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, और एक फॉर्म होता है 85 विच इज़ सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में जितने भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ मेंटेन कर रहा है कोई भी सब डिविजनल ऑफिसर, उनकी एंट्रीज होती है, तो उसमें से कुछ एंट्री को ये पर्सनली चेक करके देखेगा डिविजनल अकाउंटेंट। तो फॉर्म नंबर 84 रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज से वो कुछ एंट्रीज चेक करके देखेगा, और फॉर्म नंबर 85 सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, इसको वो पर्सनल लेवल पे सर्टिफाई करता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फर्दर इसकी सेट हो गई हैं कि वो जैसे ही कोई भी सबऑर्डिनेट अपने लिमिट एक्सीड करता है तो तुरंत वो डिविजनल ऑफिसर को बताएगा। दूसरी बात, जितने भी रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स ये लोग मेंटेन करते हैं उनको पर्सनली चेक करेगा पीरियोडिकली, और अगर कोई डिफेक्ट उसको मिलता है तो डिविजनल ऑफिसर को बता देगा। और तीसरी बात ये कि इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ को ये चेक करेगा जब भी, तो 2 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म नंबर 84 रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, उसकी कुछ एंट्रीज़ को ये पर्सनली चेक करेगा, और फॉर्म नंबर 85 होता है सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, उसको ये वेरीफाई करता है। डिविजनल अकाउंटेंट में लास्ट पॉइंट ये है कि जैसा हमने शुरू में कहा था, ये डिविजनल ऑफिसर का फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, जनरल एडवाइज़र होता है। तो जब भी डिविजनल ऑफिसर को लगता है कि उसको इसके एडवाइस की या इसके असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो इससे असिस्टेंस मांग सकता है। और ये भी कहा गया कि जब भी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे तो ये असिस्टेंस डिविजनल ऑफिसर रिटर्न में मांगेगा, और इसको जो भी एडवाइस देनी है ये भी डिविजनल ऑफिसर को रिटर्न में एडवाइस देगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़। जय हिंद।